Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary. इंडियन सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है बहुत समय से। यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स के जो जेंडर रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड रहे हैं। आज के टाइम पे वो रोल्स ब्लर हो रहे हैं, वरना पहले से अगर देखा जाए पुराने समाज के अंदर क्या रूल्स थे। हस्बैंड का काम होता था कि वो बाहर जाएगा, ही विल बी द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, वो पैसा कमा कर लाएगा और घर चलाएगा, घर के खर्चे उठाएगा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। और ऑन द अदर हैंड जो वाइफ थी उसके साथ एक्सपेक्टेशंस ये रहती थी कि वो घर पे रहेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी, बट नरिशमेंट करेगी। एक तरह से उसका काम पैसा कमा कर लाने का नहीं है, अपना जो पति पैसा कमा कर लेकर आ रहा है और जो ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर एक अच्छा सा परिवार सेटल किया है, उसकी देखरेख करने का काम वाइफ का होता था। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ और थोड़ा सा फेमिनिज्म के आने के बाद जो वुमेन की सिचुएशन है वो बदली है। काफ़ी हद तक उनकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आई है। इम्प्रूवमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो औरतें घर पे काम कर रही हैं बैठ के या जो होम मेकर्स हैं उनकी सिचुएशन आज के टाइम पे ख़राब है, बट द पॉइंट इज़ कि उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और आज के टाइम पे औरतें भी पैसा कमा कर लेकर आ रही हैं। तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी या बच्चों का पालन पोषण, उनकी एजुकेशन, उनको कपड़े देना, उनको खाना देना, बेसिकली जो बेसिक नीड्स होती हैं बच्चे की, जो बच्चे की परवरिश में फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, वो अभी भी एक्सपेक्टेड किससे होती है? अभी भी फादर से एक्सपेक्टेड होती है। क्या ऐसे में जो मदर वर्किंग है, जो पैसा कमा रही है, क्या वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदार है? तो आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ जजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ, ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर ये सवाल उठा था कि अगर माँ कामकाजी हो यानी मदर अगर वर्किंग हो तो ऐसे में भी क्या फादर की लायबिलिटी रहती है बच्चे को मेंटेन करने की? क्या फादर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है अगर माँ वर्किंग है तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था इस केस के अंदर, क्या फैक्ट्स थे, कोर्ट ने क्या होल्ड किया था। देखिए, इस केस के अंदर जो पिटीशन फाइल की गई थी ना, वो पिटीशन फाइल की थी बच्चों ने। मतलब बच्चे तो कोर्ट में नहीं गए थे, बट उनकी माँ ने बच्चों के बिहाफ पे पिटीशन फाइल की थी। ठीक है, तो उस पिटीशन में बच्चों के लिए मिल गया था मेंटेनेंस ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑर्डर में कहा गया था कि जो बाप है वो बच्चों की मेंटेनेंस के लिए 4,500 रुपये हर महीने देगा। 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों के लिए 4,500 देगा, तो मतलब टोटल हो गया 13,500 रुपये। तो हस्बैंड का काम इतना ही था कि वो अपने बच्चों की मेंटेनेंस के लिए 13,500 रुपये देगा, बट उसने पैसे दिए नहीं, उसने ऑर्डर माना नहीं, तो इसके लिए वो मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए वहां पे गए कोर्ट में। मतलब मेंटेनेंस ऑर्डर था लेकिन मेंटेनेंस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। उससे परेशान होकर वो कोर्ट में पहुंचे कि ऑर्डर मिलने के बाद भी जो फादर है वो नेग्लेक्ट कर रहा है, उनके पास पैसे हैं बट फिर भी वो उनको मेंटेन नहीं कर रहा है। उनका कहना था कोर्ट के अंदर कि भाई हमारी जो माँ है वही हमें हमारा पालन पोषण कर रही है, हमारी एजुकेशन, हमारे कपड़े, हमारा खाना, हमारा शेल्टर, बेसिकली हमें जो भी चाहिए उसका खर्चा हमारी माँ उठा रही है। हमारे फादर जो है वो हमारी मेंटेनेंस के लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट हमें नहीं दे रहे हैं। और इस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ही वो कोर्ट में पहुंचे थे। उनका कहना था कि उनकी मदर, देखो इनकी जो मदर थी ना वो काम करती थी एज अ गवर्नमेंट टीचर, तो एज अ गवर्नमेंट टीचर वो काम कर रही थी, उनके पास कुछ इनकम आ रही थी, उसी इनकम से इनका गुजारा चल रहा था। लेकिन इनका ये कहना है कि जो फादर हैं वो अरब में काम करते थे, सऊदी अरेबिया से वो काम करके आए हैं, वो एज अ टेक्निकल इंजीनियर वो वहां पे काम करते थे, उनके पास पैसा है और वो पैसा होते हुए भी हमें मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। और फादर क्या है, फादर के क्लेम्स क्या है? ऑन द अदर हैंड फादर कह रहे हैं कि मैं तो जॉबलेस हूं, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इनको मेंटेनेंस दे पाऊं। जबकि इनकी माँ वर्किंग है, माँ बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, उसके पास एबिलिटी है, तो माँ को करना चाहिए इनका पालन पोषण। मुझसे ये जो पैसा मांगा जा रहा है ये गलत मांगा जा रहा है। उसका ये भी कहना था कि वो महीने के मात्र 12,000 रुपये कमाता है और इसको ऑर्डर दिया गया है 13,500 रुपये देने का। तो इसका कहना था कि मैं 13,500 दे ही नहीं सकता और मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे उनका भी ध्यान रखना है और मेरे खुद के भी कुछ एक्सपेंसेस हैं। इस वजह से जो मेंटेनेंस ऑर्डर मुझे दिया गया है पे करने के लिए, मैं वो ऑर्डर की तामील नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास पैसा ही नहीं है उस ऑर्डर की तामील करने के लिए, मैं सफिशिएंटली एबल्ड ही नहीं हूँ उस ऑर्डर की तामील करने के लिए। और उसने ये भी कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। और जबकि दूसरी तरफ जो इनकी माँ है, इन बच्चों की माँ, वो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, तो उसके पास पैसा है, तो ऐसे में उसको ऑर्डर दिया जाना चाहिए कि वो ही बच्चों को मेंटेन कर ले। तो ऐसे में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का कहना था, देखिए मदर वर्किंग हो या ना हो, उससे बाप की जो जिम्मेदारी है बच्चों की तरफ, फादर की ऑब्लिगेशन होती है बच्चों को मेंटेन करने की, मदर के वर्किंग होने से फादर की ऑब्लिगेशन खत्म नहीं हो जाती है। और यहां पे जो वो कह रहे हैं कि वो जॉबलेस हैं,
जबकि यहाँ पे फैक्ट्स में साफ नजर आ रहा है कि वो सऊदी अरेबिया में टेक्निकल इंजीनियर थे। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा कमा नहीं सकते हैं, ही इज नॉट इनेबल टू अर्न द मनी। और दूसरा उन्होंने एक और क्लेम किया था, हस्बैंड ने या फादर कह लो, फादर ने एक और क्लेम किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास जितना भी पैसा था मैं अपनी वाइफ को दे चुका हूं, यानी इन बच्चों की माँ को दे चुका हूं। उन्होंने वो सारा का सारा पैसा इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी खरीद ली है। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपने ऐसा एलिगेशन लगाया, बट इस एलिगेशन पे आपने कोई एविडेंस नहीं दिया, और जब तक आप एविडेंस नहीं देते एलिगेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। तो या तो आप एविडेंस दीजिए। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए कोर्ट ने जो अपील थी इसकी उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, जो इनके क्लेम्स थे उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो बच्चों की मांग थी कि उनको उनके फादर से मेंटेनेंस मिले, तो वो मेंटेनेंस उनको दिलवाई गई। कोर्ट ने ये कहा कि बाप की एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि जब तक बच्चे आपके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं तब तक आपको उन्हें मेंटेन करना होता है, एटलीस्ट टिल द टाइम दे हैव अटेन्ड मेजॉरिटी, तब तक तो जरूर मेंटेन करना होता है। अगर माँ वर्किंग है तो भी और नहीं है तो भी। इस जजमेंट का नाम है बशीर अहमद शेख वर्सेस मेहरान इब्न बशीर एंड अदर्स 2024 जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। क्या आप सहमत हैं बाप की इस ऑब्लिगेशन से? आपको क्या लगता है कि ऐसे केस में जो कोर्ट का फैसला था वो ठीक था या गलत था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं, अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के साथ तैयारी करना चाहते हैं किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम को लेकर, तो फिर आप एकलव्य 2.0 बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आज से ही यानी 2 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, और आज ही ग्रेट लर्निंग डे सेल का आखिरी दिन है, जिसकी वजह से ये कोर्स भी आपको 26,000 में मिल रहा है। 26,000 में इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको इस्तेमाल करना है स्क्रीन पर दिख रहा ये कोड निशा लाइव। निशा लाइव कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच की क्या खास बात है? इस बैच में आपको मिल रही है 3 अच्छी डील्स। क्या आपने अगर एडमिशन लेने के 2 साल के अंदर किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स का एग्जाम निकाला तो आप अपनी फीस का 50% पैसा वापस ले जा सकते हैं। अगर आप उन 2 सालों के अंदर जुडिशरी का फाइनल इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं किसी भी स्टेट का, तो फिर आप अपनी फीस का 150% पैसा वापस लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको मिल रहा है सक्सेस अश्योरेंस। आपको गारंटी दी जा रही है यहाँ पे एक तरह से कि आपको प्रीवियस जजेस, प्रीवियस एपीओज, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज प्लस द स्ट्रैटेजी दैट वी हैव मेड, उसको लेकर हम इतने श्योर हैं कि हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपका एग्जाम यहाँ पे निकलेगा, अगर बशर्ते आप 80% क्लासेस आपने अटेंड की हों, प्लस आपने सारे के सारे मटेरियल्स को पढ़ा हो, सारे के सारे टेस्ट आपने लगाए हों, आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और आपका एग्जाम क्रैक करवा के रहेंगे। अगर आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये कोर्स खरीदना कैसे है। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि ये निशा_लांबा 07 मेरा इंस्टा अकाउंट है, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग कोई डाउट है। और ये निशा_लांबा 1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मेरी वीडियोज़ की PPTs मैं शेयर करती हूँ, अपनी वीडियोज़ के अपकमिंग वीडियोज़ के लिंक्स भी मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन लेना कैसे है। आपको जाना है गूगल पे जाके आपको टाइप करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। स्टडी आईक्यू जुडिशरी टाइप करते ही आपको ऑप्शन दिखेगा पहला ही, यहाँ पे आपको दिख रहा है एकलव्य 2.0 फाउंडेशन बैच। इस पे आपको करना है क्लिक। इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखेगा बाय नाउ का ऑप्शन। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको ये कोर्स दिखेगा 32,500 का, लेकिन 32,500 में आपको ये कोर्स खरीदना नहीं है। आपको ये कोर्स खरीदना है, उसके लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ऐड प्रोमो कोड में। ऐड प्रोमो कोड पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे एंटर कूपन कोड करना है, यहाँ निशा लाइव आपने टाइप करना है, निशा लाइव टाइप करके आपको करना है अप्लाई। अप्लाई करते ही आपको मिल गया इंस्टेंट डिस्काउंट 6,500 का, और ये कोर्स अब आपका पड़ गया 26,000 का। 26,000 में अगर आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना है ये कोड। ये कोड इस्तेमाल करने के बाद आपको मिल रहा है बेहतरीन ऑफर।